मैं जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा था तो मैंने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक बात कही थी। गहलोत जी भी बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे थे। मैं उस समय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं जब कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। और मैंने एक बात कही कि सीधे सीधे धारा में तो पानी में, नाली में मरी हुई मछलियां भी बह जाती है। नदी की धारा के विपरीत अगर कोई चढ़ता है तो जिंदा व्यक्ति चढ़ता है, जिंदा व्यक्ति। हार जीत कोई मायना नहीं रखता। मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया हूं। मैं मन से विचार से जिंदा हूं, मन से विचार से मरा हुआ नहीं हूं। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी में कायम हो गई, मैं उसके खिलाफ पूरी ताकत से मुखर होकर ठोकर मार के बाहर आया हूं। किसी ने मुझे निकाला नहीं। मुझे कई लोग कहते हैं प्रहलाद गुंजल क्यों छोड़ा पार्टी, रीति नीति सिद्धांत। मैं कहता हूं, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, मंडी के लोगों ने तो मुझे बड़ा प्यार दे दिया। इतना ज्यादा प्यार नहीं देते तो मैं पार्लियामेंट का हिस्सा होता, पार्लियामेंट का हिस्सा। लेकिन मैं कहता हूं लोगों से, मैं जब भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का मेंबर बना था, तब भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से नारा लगाया जाता था, व्यक्ति से बड़ा समाज, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। और इसीलिए हमने विचार करके, व्यक्ति से बड़ी पार्टी है, व्यक्ति से बड़ा समाज का महत्व है, व्यक्ति से बड़ा और समाज से बड़ा राष्ट्र का महत्व है। जिस पार्टी के एजेंडे में है, मैं उस दल का हिस्सा बनूंगा। मैं राजनीति में समाज की सेवा के भाव से आया हूं और इसलिए मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा समाज की खुशहाली, समाज का वैभव और समाज की सेवा महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है या व्यक्तिगत है, समाज और राष्ट्र प्राथमिकता के आधार पर है। मैं पूरे राजस्थान में जहां भी जाता हूं, घूम घूम कर कहता हूं, चुनौती पूर्वक कहता हूं, कई बार मीडिया के लोगों से कहता हूं, जरा बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। मैंने मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में जितनी व्यक्ति की पूजा भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 दशक में देखी है, हिंदुस्तान की राजनीति में मैंने 40 सालों में देखी। और उसका परिणाम क्या हुआ? व्यक्ति की पूजा को इस चरम पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया। दल भी गौण हो गया, व्यक्ति भी गौण हो गया, राष्ट्र भी गौण हो गया। एक व्यक्ति की ताकत, उसके प्रति समर्पण भारत राष्ट्र में जैसे ऐसा कोई आंदोलन जनमानस में खड़ा हो गया हो, उसने उस व्यक्ति की बुद्धि को ग्रहण लगा दिया। और देश के इस पागलपन और भारतीय जनता पार्टी के इस उतावले मूर्खतापूर्ण प्रचार के कारण एक व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, कभी कभी मुझे लगता है मैं मां के पेट से पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो भगवान राम और कृष्ण की तरह नॉन बायोलॉजिकल हूं। सनातन की परंपराओं की चर्चा करने वाले लोगों, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना, हमारे यहां कृष्ण के समय पांडुरंग कृष्ण, श्री कृष्ण ने एक दावा किया था, श्री कृष्ण तो मैं हूं असली। उसका क्या हाल हुआ था? और आज एक व्यक्ति महिमा मंडन से भौराकर, महिमा मंडन से आत्म प्रशंसा में इतना आगे, वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मां के पेट से पैदा नहीं हुआ। कहां ले जाना चाहते हैं भारत की राजनीति? और मुझे तकलीफ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुपचाप बैठा है। बहुत जोर से बोलते हैं क्या किया नेहरू ने, मैंने ही किया जो कुछ किया।
कोई भारतीय जनता पार्टी का विचार का व्यक्ति यहां खड़ा है, मीडिया का व्यक्ति, मेरा संदेश जरा वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। ये प्रहलाद गुंजल के इस भाषण को जरा रामगंज मंडी के लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करना। मैं मोदी का पल्लू छोड़कर कांग्रेस में क्यों आया हूं, इस विचार को आज आपके सामने कहना चाहता हूं। ये मुल्क आजाद हुआ, मुल्क आजाद, और मुल्क आजाद होने के बाद फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर दो देशों का निर्माण कर दिया। पाकिस्तान मुसलमान का देश होगा, हिंदुस्तान हिंदू का देश होगा। धर्म के आधार पर देश की सीमाओं का बंटवारा कर दिया। और जब देश आजाद हुआ तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति के पास बारी बारी से जाते हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति सवाल करता है, भारत की लंबी गुलामी के बाद आजादी से भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए हमारा राष्ट्र आपको किस प्रकार का सहयोग कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू का सवाल जवाब था, हमें अगर सहयोग करना चाहते हो तो अमेरिका के तर्ज पर हमको भारत में आईआईटी चाहिए, हमें एग्रीकल्चर में क्रांति के लिए बाखड़ा नांगल जैसे बांध चाहिए, हमें औद्योगिक क्रांति के लिए बड़े बड़े कल कारखाने चाहिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के। और जब जिन्ना से पूछा कि आपको क्या चाहिए, बाकी तो हम सब कर लेंगे, असला चाहिए, लड़ने का असला चाहिए। देश की आजादी के बाद केवल असले की भाषा अपने देश को पढ़ाने के कारण आज विद्वेष की, राग की, असले की भाषा पढ़ाने के कारण आज पाकिस्तान अपने कर्मों से जर्जर देश बना हुआ है। और आजादी के बाद भारत को असले से, विद्वेष से, विकार से दूर निकालकर आईआईटी की भाषा पढ़ाने वाले जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का परिणाम आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की शक्ति बनकर खड़ा हो रहा है। का संविधान को संशोधन करके कुछ चीजें बाद में दौड़ी गई। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, मैं सवाल खड़ा करना था, ये कांग्रेस के लोगों को, मैं राजनीति में हूं कि मैं एक विचार को जीता हूं, जो विचार सदैव ही इस मुल्क की वैभूति की कल्पना करता है, उसके बारे में सोचता है, उसकी ताकत की, उसकी मजबूती की रणनीति और योजना पर वो विचार काम करता है, तब कांग्रेस हूं। अगर ये विचार आपके पास नहीं है तो आप कांग्रेस हो ही नहीं सकते। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का परिणाम हुआ, देश सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट खड़ा कर पाए, औद्योगिक क्रांति आई। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की नीति के कारण कभी अमेरिका से मोटा अनाज उधार लेके खाया करते थे, आज हम दुनिया को अनाज सप्लाई करने की स्थिति में आ गए। ये परिस्थितियां कोई नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आने के बाद पैदा नहीं हुई। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, मैं मेरे सामने अगर समाज का कोई बुद्धिजीवी तबका बैठा हुआ है और मेरी बात दूर तक जहां तक जा रही है उसको पहुंचाया जाए। जिन्होंने पाकिस्तान को आजादी के बाद सांप्रदायिक विद्वेष की भाषा सिखाई, आपस में भाई भाई को लड़ाने की, बंटवारे की भाषा सिखाई, उसका परिणाम पाकिस्तान जर्जर हुआ।
नेहरू ने IIT, एम्स, बाखड़ा, नंगल, धर्मनिरपेक्ष सामाजिक सद्भाव की भाषा सिखाई। उसका परिणाम भारत ताकत में खड़ा है। अब आजादी के 75 साल बाद जब अमृत महोत्सव मनाए जाने का नौटंकी भरा अभियान चल रहा है, तब भारत को सांप्रदायिक उन्मादी बनाकर जिन्ना के सोच के नजदीक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन्ना के सोच के नजदीक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी देश उन्मादी बनकर वैचारिक दृष्टि से अपने ताकतवर मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी मोदी शाह की नीतियों का आलोचक बनकर हमेशा कहता रहा, ये विचार कर लेना, हो सकता है कभी मुझे भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दृढ़ विचार के कारण छोड़नी पड़ जाए, लेकिन जिन नीतियों और रास्तों पर मोदी शाह भारत को लेकर जा रहे हैं, वो रास्ता भारत का रास्ता नहीं है। उस रास्ते पर जाते जाते अंतिम परिणाम में चाहे मोदी 15 साल प्रधानमंत्री रहे, चाहे 20 साल प्रधानमंत्री रहे, नतीजे में भारत हारेगा। नतीजे में भारत हारेगा। मोदी चाहे जीते, परिणाम में भारत हारेगा। और आज उस दिशा में भारत बढ़ने लगा। भारत में उन्माद की स्थिति केवल शहरों में, गांव में नहीं, उन्माद की स्थिति आज स्कूलों के बच्चों में पैदा हो गई। उनमें कट्टरता के भाव आ रहे हैं, उनमें द्वेषता के भाव आ रहे हैं। बच्चों के मन में अगर ये बीज अगर आपने बो दिया तो फिर भारत कहां जाएगा, ये चिंता आज कांग्रेस और पूरे देश को सता रही है। मोदी जी, आप कहां ले जाना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं? और इसीलिए मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, मुझे लगता है हम खाली कांग्रेस है, इतना सा राजनीति की समझ लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। विचार क्या है, किसको हम जी रहे हैं, ये किसी के सोच के दायरे में ही नहीं बचा। और इसीलिए मैंने कहा, भैया बैठक में आओ, कुछ गहन करो, कुछ पाओ, तो फिर बैठक का हिस्सा बनो। एक बैठक में 4 बैठक में करो। अब मुझे अपनी बात खत्म ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने व्यवस्था कर दी, तो इतनी सारी बात तो मैंने उस भूमिका पर बना दी। हम बैठक का हिस्सा क्यों बने? और इसलिए एक विचार को लेकर जाना पड़ेगा। मुझे सुल्तानपुर का कार्यक्रम दिख रहा है। मैं आज कार्यकर्ता बंधुओं और लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आज आपसे कहना चाहता हूं, अभी सलाम भाई को भाषण करने के लिए जब खड़ा किया गया तो भाषण नहीं थी, पीड़ा थी। और भानु जी जब भाषण करने के लिए खड़े हुए तो किसी का कहा हुआ असत्य वाचन उन्होंने कर दिया। यहां जितना कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठा है, मैं राजनीति में उस विचार को जीता रहा हूं जब से विद्यार्थी राजनीति में आया हूं। मैंने कभी अपने जीवन के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, चाहे मेरी राजनीति खूंटी पर टकने की नौबत आ जाए। मैंने अपने जीवन मूल्यों से, अपने काम से, अपनी रीति नीति से कभी समझौता नहीं किया। क्या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कह सकता, प्रहलाद गुंजल जब यहां सत्ता पक्ष का 2003 से 8 का विधायक था, एक व्यक्ति को प्रहलाद गुंजल ने राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर पीड़ित प्रताड़ित किया? कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। आज तो मुझे कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे, प्रहलाद गुंजल यहां तहसील थानों में बिना पैसे कोई काम होता नहीं, अब तो गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा इतनी हो गई है, अब केवल चलते हुए लोगों को रास्ते में रोक रोक कर जेबों की तलाशी करके पैसा निकालना बचा है, बाकी सारी दादागिरी यहां पर पुलिस की। बताओ, प्रहलाद गुंजल जब एमएलए था तो साधारण सड़क पर चलता हुआ मजदूर इलाके का व्यक्ति इस आत्मविश्वास के साथ जीता था कि अगर मुझे प्रशासन की व्यवस्था का कोई व्यक्ति पीड़ित प्रताड़ित करेगा तो मेरी पैरोकारी करने के लिए मेरा विधायक बैठा हुआ है। अब नारे मत लगाओ,
अगर प्रहलाद गुंजल चुनाव हारा है तो आपने उस विचार का खून किया है जो विचार आम आदमी की तकलीफ के लिए अपना अस्तित्व दांव पर लगाने के लिए खड़ा हो जाता था। आपने कत्ल किया है उस विचार का जो आम आदमी के दर्द को अपने सीने में पालकर चट्टान की तरह खड़ा हो जाया करता था। केवल मीठी गोली खाने की आदत रामगंज मंडी की पड़ जाए, मीठी गोली खाने की। जी याद है, मैं आज ये बखान नहीं करना चाहता, मुझे याद है यहाँ जसवंत सिंह जी जैसे बड़े नेता सांसद रह गए, हरि कुमार जी मंत्री और कोई बहुत सारे मंत्री। मैं जब मंडी में आया था तो बोला प्रहलाद गुंजल चेचट में महिला डॉक्टर दाखिली बांध 25 साल से मांग रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री और नेता, प्रहलाद गुंजल तो न बड़ा नेता था न बड़ा मंत्री था। ये चीजें प्रहलाद गुंजल 5 साल में इस मंडी को देकर गया, 5 साल के अंदर, 5 साल। कोई गांव बचा है जिसमें प्रहलाद गुंजल ने कहा 5वीं पास करके कोई बच्ची दूसरे गांव में मिडिल पढ़ने नहीं जानी चाहिए। एक एक गांव को मिडिल स्कूल, 2.5 पंचायतों को 33 केवी, 2.5 पंचायतों को 33 केवी। और मुझे तो याद आ रहा है, बड़े बड़े दावे करते हैं 3 फेज की बिजली किसानों को 6 घंटे देंगे, 8 घंटे देंगे। ऊर्जा मंत्री जी तो आजकल कह ही रहे हैं विकास से वोट नहीं मिलते, आप मिलते जुलते रहो, मीठी गोलियां बांटते रहो, उससे वोट मिलेगा। लेकिन मुझे याद है मेरे बगल में मुख्यमंत्री का जिला हुआ करता था और 132, 220 मोड़क से भवानी मंडी और झालावाड़ को 24 घंटे बिजली मिला करती थी। मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी से और बिजली के अधिकारियों से कहा, मोड़क 220 अगर 24 घंटे झालावाड़ भवानी मंडी को बिजली देगा तो मंडी भी 24 घंटे बिजली लेगी, वरना चंफर काट दूंगा, चंफर काट। बताओ, 5 साल प्रहलाद गुंजल के रहते हुए 24 घंटे बिजली, 24 घंटे। मैंने कई बार विधानसभा में यह कहने का प्रयास किया, क्या तमाशा है, शासन की नीतियां मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं शासन का इतना बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति तो नहीं हूं कि सारी नीतियों को लाइन खींचकर बदल दूं, लेकिन मेरे मन पे पीड़ा होती है कि अगर फतेहपुर के गांव में पेड़ के इधर कोई फैक्ट्री लगाकर कनेक्शन लेने जाए तो सुबह जाए और शाम को आ जाए, और मेड़ के उधर कोई कृषि का कनेक्शन लेने जाए दूसरे हिस्से में, तो उसकी सुबह जाने के बाद शाम पढ़ते पढ़ते 10 साल बीत जाते हैं, वो रोता रहता है। और इसीलिए अब सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के कारण बहुत जोर से नहीं कहना चाहता, मैंने कह दिया था आंख मींच लेना। सरकार के हिसाब से उसकी शाम तो 10 साल में होगी, मेरे हिसाब से तो हो गई। कोई आंकड़े उतारने की हिम्मत करता था? करता था हिम्मत? एक विचार भरी थी किसी? इतनी ताकत, इतनी सेवा मंडी की करने के बाद कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर आप आ रहे होंगे तो मोड़क से लेकर मंडी तक का फ्लाईओवर प्रहलाद गुंजल मंजूर करा के गया है। आज मंडी का अगर कोई रेफरल अस्पताल है तो प्रहलाद गुंजल उसको बना के गया है। चेचट में महिला डॉक्टर की जगह बड़ा अस्पताल सीएससी का अगर कोई बनाकर गया तो प्रहलाद गुंजल गया है। और ताखली के अलावा फावा के तालाब से लेकर पाटली से लेकर थाखा जी के खड़े तक न जाने कितनी योजनाओं पर मैं आगे बढ़ना चाहता था। मेरे बाद क्या हुआ ये तो भगवान जानता है। लेकिन मैं दोबारा लौट कर आया था कि शायद मुझे मेरे घर की साफ सफाई करने का मौका फिर मिलेगा। मंडी ने मुझे मौका नहीं दिया। अकेले मंडी मुझे जिता देती तो आज मैं भारत की पार्लियामेंट का हिस्सा होगा, भारत की पार्लियामेंट का। मंडी ने मौका मुझे इसलिए नहीं दिया कि मैं जिस साफ सफाई की बात कर रहा हूं, प्रहलाद गुंजल आया था तब लोग कहते थे यहां नगर पालिका का चेयरमैन तो धनिया के व्यापारी बनाते हैं, पंचायत समिति का प्रधान कोटा स्टोन के धनपति लोग बनाते हैं। और प्रहलाद गुंजल ने कहा अब ये परंपरा खत्म होगी, अब तो जो लोगों के सुख दुख में खड़ा होगा
वो चेयरमैन प्रधान बनेगा। एक गरीब मास्टर का बच्चा 2-2 बार नगर पालिका का चेयरमैन बना और चेचट में एक छोटी सी दुकान करने वाला एक बच्चा प्रधान बना। उस परंपरा को मैंने तोड़ा। 500 5-5 हजार के खर्चे जिनके नहीं हुए, मेरे जाने के बाद इस मंडी को क्या ग्रहण लगा कि अब तो तय हो गया, जिसकी जेब में 5 करोड़ होगा वो पालिका का चेयरमैन बनेगा, जिसकी जेब में 2 करोड़ होगा वो प्रधान बनेगा। ये जो रामगंज मंडी की राजनीति में घर में जो गंदगी आई थी, मैं सोच रहा था कि मैं इस गंदगी को झाड़ू लगाकर साफ कर दूंगा, लेकिन उस गंदगी का असर समाज के जनमानस पर इतना पड़ गया कि पार्षद चेयरमैन को वोट देने के लिए लाखों रुपए ले रहा है, पंचायत समिति का सदस्य प्रधान को वोट देने के लिए लाखों रुपए ले रहा है, और चेयरमैन प्रधानी के टिकट के लिए ऊपर के आला कमान के लोग करोड़ों रुपए ले रहे हैं। तो मुझे एक लोकसभा का वोट देते समय 2,000-5,000 रुपए मिल जाए तो मैं क्यों छोड़ूं? केवल इस मानसिकता को, राजनीति के आचरण को पढ़कर जनता का मन दूषित हो गया। राजनीति के चरित्र को, मंडी की को देखकर यहाँ के मतदाता का मन दूषित हो गया, और उसने दूषित और विकारपूर्ण भाव से कुछ अर्थ के आधार पर अपना फैसला बदल दिया, और उसका परिणाम आप समझ सकते हैं। प्रहलाद गुंजल अगर आपकी सेवा में खड़ा होता तो सड़क से लेकर दिल्ली संसद तक रामगंज मंडी की आवाज को कोई हिला नहीं सकता था, और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई मंडी के लोगों को प्रताड़ित कर देता। मैंने उस चरित्र को जिया है कि राजनीति में सरकारें जनता को भय का कारण नहीं होती, सुरक्षा की गारंटी होती है। सरकार सुरक्षा की गारंटी, भय का कारण नहीं। और आज राजनीति में सरकारें भय का कारण इसलिए बन गई, कामचोर निकम्मे लोग जब राजनीति में मुकाम हासिल करेंगे, बेईमान और भ्रष्ट लोग जब राजनीति में मुकाम हासिल करेंगे, जनता से जिनका रिश्ता और सरोकार नहीं होगा, हमेशा जनता से डरते रहेंगे, और जनता से डर उनको दीवार के रूप में पुलिस ही बचाती है। प्रशासन की दीवार जनता के और खुद के बीच में रखेंगे, और जब पुलिस दीवार बनती है शासन को बचाने के लिए, शासन के बेईमानों को बचाने के लिए, तो सामने वालों पर पुलिस का जुल्मी डंडा चलता है, और सामने कोई और नहीं होता, वो भारत का भाग्य विधाता होता है, आम मतदाता होता है, आम और आवाम होता है। और मंडी में ये परिस्थिति अगर आज पैदा हो गई तो जरा मैं एक टोरा कर लूं। अभी अभी कांग्रेस में नया हूं, कांग्रेस के कुछ लोगों के चरित्र को, आया राम गया राम को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जरा एक बार मुट्ठी बंद करके प्रहलाद गुंजल एक बार दौरा कर ले, और फिर मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, कितनी सी औकात थानेदार की, कितनी सी औकात डिप्टी की, मैं नानियां दिला दूंगा कांग्रेस के लोगों पर अत्याचार करने वालों को, नानी याद दिला दूंगा, नानी। अभी मैं भी देख रहा हूं कि कांग्रेस की ताकत मेरी ताकत कैसे बनती है, और जिस रोज मेरा दौरा एक एक गांव का करा दीजिए, जिस रोज मेरे को ये भरोसा हो गया, अब मेरे को बीजेपी से आने के बाद कांग्रेस ने इस रूप में अंगीकार कर लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत, आवाज प्रहलाद गुंजल की ताकत और आवाज है, चट्टान से टकराएंगे, किसकी मां ने दूध पिलाया है, चाहे लाशें बिछाएगी, जो छेड़ेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस आत्मविश्वास के साथ कार्यकर्ता आज यहां से जाए, चूंकि मुझे सुल्तानपुर पहुंचना है, इतना ही आह्वान करते हुए मैं आ रहा हूं। गांव गांव में जगा दो जनमत, कांग्रेस के विचार को, चिंतन को ताकत दो। प्रहलाद गुंजल और जो देश को उन्मादी बनाकर स्वयं को भगवान समझने लगे हैं, उन लोगों को उनका रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाओ। अगला चुनाव, मैंने मंडी में तो सौगन ले ली है, माला छापा हाथ में नहीं लूंगा। मंडी ये सोचती है, कह दे एक बार कि प्रहलाद गुंजल के साथ हमने उचित न्याय किया है। मंडी न्याय के रास्ते पर हम लाकर खड़ा करेंगे, अगले चुनाव में इसका परिणाम लेकर आएंगे। तब तक कार्यकर्ता
डटकर खड़ा हो जाए सेवा के लिए, संघर्ष के लिए। संविधान की बातें बहुत हो गई, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी, अमित शाह जी, लफ्फाजीपूर्ण भाषण भारत की पार्लियामेंट में करने से भारत के संविधान का निर्माण नहीं हुआ। इस संविधान का निर्माण करने के लिए भगत सिंह जैसे न जाने कितने लोगों ने शहादत दी है। इस संविधान को भारत में कायम करने के लिए क्या किया नेहरू ने, ये कहने वाले प्रधानमंत्री जी आप ये जान लो, आप कभी आजादी की लड़ाई में मैं संत बन गया था, चाय बेचता था, ये कोई राष्ट्रीय योगदान नहीं है, आपका आता पता नहीं था। तब जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत में संविधान को लाने के लिए 9.25 साल जवानी के इस भारत के अंग्रेजों की जेलों में बिताए हैं, 9.25 साल, तब जाकर ये संविधान आया है। और ये संविधान चंद लोग अगर जिन्ना की भाषा बोलने वाले इस मुल्क में जिंदा थे, जिन्होंने पंप और बंदूक के आधार पर संविधान को स्थिर करने की चेष्टा की, तो तीन गांधियों ने इस संविधान के लिए, इस मुल्क के लिए बलिदान दिया है। तीन गांधियों ने। तुम्हारे पास न ऐसा सोच है, न ऐसा विजन है, उन्मादी राष्ट्र को तुम गलत दिशा में मत ले जाओ। ये भारत गंगा जमुनी तहजीब का भारत है। हम बचपन में पढ़ा करते थे, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ये भारत उस कल्चर का भारत है। इस कल्चर को मत मारो, इस कल्चर को बचाने के लिए अब समय आ गया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को दृढ़ता से खड़ा होना है। रामगंज मंडी में तो कितनी सी दम है सत्ता के लोगों की। मैं सबकी एड़ी से लेके चोटी तक की लंबाई और ताकत को जानता हूं। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, नानी याद दिला देंगे, हर जुल्म और अत्याचार का डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन बंदी मुट्ठी और खुली मुट्ठी, या तो मुठ्ठियां रामगंज मंडी में लोकसभा में बिक रही थी, उनको जरा मुझे ठीक करना है। आगे बात समझ, उनको मैं कह रहा हूं या तो माफी मांगकर रास्ते पे आओ कि मुझसे अपराध हो गया, अपराध बोध से ग्रसित हूं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में जाओ। अब कांग्रेस की मजबूती के रास्ते पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक रास्ते पर आओ, दृढ़ता से आओ, ईमानदारी से आओ, संकल्प के साथ आओ, गलती स्वीकार करके आओ, साथ चलो। इतना ही आज कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए डट जाए मैदान में। मेरे दौरे का कार्यक्रम बना डालो, एक बार गांव तक जरा कांग्रेस को और गांव को भी मैं देख लूं कि मुझे हराकर रामगंज मंडी प्रसन्न है या थोड़ा आत्मग्लानि में चल रही है। एक गांव तक जरा मैं जाया हूं, उसके बाद देख लेंगे, लड़ लेंगे। यार क्या दिलावर जी और क्या बिरला जी, लाशें बिछ जाए तो प्रहलाद गुंजल पीछे नहीं हटे। भरोसा तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। बस इतनी बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।